नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हैं। सभी पार्टी अपनी अपनी जीत की रणनीति बनाने में दमखम से लगी हुई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब अखिलेश के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान ने उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि अब ये भी संकेत मिल रहा है कि अखिलेश के कई और करीबी नेता अखिलेश का साथ छोड़ने वाले और बीजेपी का दामन थामने वाले, यानी कि साफ तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी सपा में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के नेता अब उनसे ही बगावत कर रहे हैं, जिसका अखिलेश के मिशन 80 पर भी काफी असर पड़ेगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितना बड़ा असर पड़ेगा ये अखिलेश यादव की पार्टी में? देखिए, अखिलेश यादव की मिशन 80 ऐसे शब्द जो हैं, ये ऐसा लगता है जैसे आसमान पे कुछ उछाल के फेंक रहे हैं जो हमारे पास ही आएगा। ये सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होती है। अखिलेश यादव मिशन 5, 10, 12 ऐसे दे सकते हैं। मिशन 80 जैसे शब्दों का इस्तेमाल अखिलेश यादव के लिए सही नहीं होगा। पिछले चुनाव में पूरी ताकत अखिलेश यादव ने लगा दी। मायावती और अखिलेश यादव दोनों एक हो गए, दोनों के बीच गठबंधन हुआ और इस मजबूत गठबंधन के बाद यानी कि उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टी एक साथ आई, फिर भी असर क्या हुआ? दोनों मिलकर 15 सीटें जीत पाए, जिसमें से 10 सीटें मायावती की पार्टी ने जीती, 5 सीटें अखिलेश यादव जीत पाए। लेकिन उन 5 सीटों को भी 5 साल तक अखिलेश यादव बचा के नहीं रख पाए। 2 जगह उपचुनाव हुए, आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, रामपुर में उपचुनाव हुआ। दोनों जगह लोकसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव की हार हो गई। अब स्थिति यह है कि तीसरे उपचुनाव में किसी तरीके से अखिलेश ने अपना वो क्षेत्र बचा लिया जो मुलायम सिंह यादव का था, क्योंकि डिंपल यादव को वहां पर उतारा गया। अब इसके बावजूद अगर अखिलेश यादव ये सपना देखते हैं कि वो 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हराने की बात तो छोड़ दें, वो 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए ये मिशन 80 या मिशन 50 अखिलेश यादव के लिए शोभनीय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव अब आगे क्या करेंगे और उनकी पार्टी में कैसे भगदड़ मची हुई है। जहां तक दारा सिंह चौहान की बात है, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, मंत्री भी रहे। भारतीय जनता पार्टी से उनका अनबन हुआ कब? 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। और यह अनबन क्यों हुआ? क्योंकि उस समय कुछ ये जो मौसम विज्ञानी हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं, ये कुछ नेताओं को लगा, और जो सारे के सारे ज्यादातर ओबीसी के नेता थे, इनको लगने लगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में इतिहास नहीं दोहराया जा सकता। 2022 में तो अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ की हार हो जाएगी जैसी स्थिति दिख रही है। इसलिए सबसे पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उनको अपने बेटे के लिए 61 सीटें चाहिए थी। भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले आए। भारतीय जनता पार्टी को लगा और बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या, हम जिस पार्टी के साथ जाते हैं सरकारें बना देते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी के साथ हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। अब हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उसी समय दारा सिंह चौहान भी पार्टी छोड़कर आए थे। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि दारा सिंह चौहान पूरी तरीके से जमीन से उखड़े हुए नेता हैं। जमीनी हकीकत यह है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार भी जितनी सीटें पूर्वांचल की है, उसमें से 60% सीटों पर जीत मिली थी। ज्यादातर पूर्वांचल की सीटों पर बसपा की जीत हुई, समाजवादी पार्टी भी एक आध सीट पर जीती थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार मजबूत आधार बनाना है, उसमें दारा सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़े समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। सरकार तो नहीं बनवा पाए समाजवादी पार्टी की, योगी को हरा तो नहीं पाए, लेकिन सपा की टिकट पर भी अपनी सीट बचा के रखे, क्योंकि ओबीसी कम्युनिटी में कुछ अलग अलग
जो समुदाय हैं उनमें से कुछ नेताओं का अलग अलग समुदायों में ठीक ठाक पकड़ है। उसमें से दारा सिंह चौहान भी हैं। दारा सिंह चौहान गाजीपुर, घोसी, इन क्षेत्रों में पूर्वांचल के कई सीटों पर, और यह भी माना जाता है कि लगभग 12 लोकसभा सीटों पर वो 2-4-5% ऐड कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कुछ वोट बढ़ा सकते हैं। और भाजपा ने भी यही सोचा कि अगर दारा सिंह चौहान आ रहे हैं और कुछ लोकसभा सीटों पर हमें इनसे समर्थन मिल जाता है, जहां पर पिछली बार अखिलेश और मायावती के गठबंधन के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ा था, तो इस बार उसकी पूर्ति कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट भी इस बार 75+ है, यानी 80 में से 75 से ज्यादा सीटों पर भाजपा अलायंस की जीत उत्तर प्रदेश में हो, जिसमें से कुनबा भी बढ़ाया जा रहा है। अपना दल पहले से ही था, निषाद पार्टी पहले से थी, और अब राजभर भी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी भी अपनी एक सीमा तो है, क्योंकि वो अकेले चुनाव जीत नहीं सकते, और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलवा सकते हैं, अपने लिए कुछ सीटें ले सकते हैं। जैसा कि इतने सालों तक वो राजनीति करते रहे, लेकिन फिर भी विधानसभा में एंट्री भी नहीं मिली। जब एंट्री मिली तब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके थे, यानी 2017 में 6 सीटें जीत कर आए विधानसभा के अंदर। उसी तरीके से इस बार भी वो सोच रहे हैं कि अब लोकसभा में एंट्री के लिए जरूरी है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करो। इसलिए पिछले दिनों अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और घोषणा कर दी गई कि अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, और कल जो एनडीए की बैठक होगी उसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल होंगे। अब दारा सिंह चौहान एकमात्र नेता नहीं है जो अभी समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले हैं, उनकी घर वापसी हुई है और उनकी भी पूर्वांचल की राजनीति में ठीक ठाक पकड़ है। उनको भी लोकसभा चुनाव लड़वाए जाने की बात हो रही है, क्योंकि वो पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे के आए हैं, और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया स्पीकर ने मंजूर कर लिया और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब इसके बाद उनके लिए कहा जा रहा है या तो गाजीपुर से या घोसी से लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, या फिर दूसरा विकल्प यह भी है कि उनको विधान परिषद के रास्ते फिर से सदन में लाया जाए और फिर मंत्री पद दिया जाए, जैसे पहले भी वो योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये दोनों जो तरीके हैं, इसीलिए क्योंकि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतरीन मजबूत स्थिति में बना के रखना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां तक बात है कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के लिए जयंत चौधरी भी तैयार है। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला इन लोगों ने रखा है उसमें अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है। जयंत चौधरी के लिए कितनी सीटें हो सकती है, वो नेगोशिएशन अगर ठीक ठाक हो गया, जयंत चौधरी जीत की संभावना को ऊपर रखें और जो सीटों की संख्या की बात है उसको नीचे रखेंगे, तो ये नेगोशिएशन पटल पर आ जाएगा। और इसलिए अखिलेश यादव तो इस बीच पूरी तरीके से अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। जो अखिलेश यादव पिछले चुनाव में मायावती का सहारा लेकर भी सिर्फ 5 सीटें जीत पाए, उसमें से 2 सीटें उपचुनाव में गंवा चुके हैं। अब अगर ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन होने की संभावना नगण्य है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश यूनिट ने कह दिया है कि सपा से नहीं किसी और से हो सकता है। उसी तरीके से मायावती भी अब ये समझ रही हैं कि हम अखिलेश यादव को बूस्टर डोज नहीं दे सकते। जितना जल्दी अखिलेश खत्म होगा उतना जल्दी बसपा के लिए आधार तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई एक पार्टी मैदान में रहे तो मुस्लिम वोट भी उसी को मिलेगा, और साथ ही एंटी बीजेपी वोट में बंटवारा नहीं होगा। अब मायावती सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रही है, अब वो अपने उत्तराधिकारी यानी आकाश आनंद के लिए सोच रही हैं, और ये लंबे रेस में चलने की तैयारी में है। तो इसलिए ये पूरा जो कुनबा बिखरा है उसमें अखिलेश यादव शून्य पर आउट होने की स्थिति में है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका मिलने वाला है, और वो है इनके पूरे वसूली कांड का लेखा जोखा लिया जाना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में
इस बीच अमित शाह एक्टिव हुए हैं। उन्होंने जो एक्टिविटी दिखाई इस एक सप्ताह के अंदर, राजभर से मुलाकात, निषाद पार्टी से बातचीत, अनुप्रिया पटेल से बातचीत, उसके बाद दारा सिंह चौहान जैसे नेता अमित शाह से मिलके भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं और ऐसे कई नेताओं के साथ संपर्क बढ़ाना, उसके अलावा एक और जो जमीनी स्तर पर जो तैयारी चल रही है, उसके बाद जो दूसरा स्तर है वो है कि योगी और शाह की जोड़ी अब अखिलेश यादव से वसूली का जवाब मांगने वाले हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कहा था अपने विधानसभा के अंदर ही कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। और अखिलेश यादव जो सैफई में ये साम्राज्य बनाए हुए हैं, जो व्हाइट हाउस की तरह घर बनाए हुए हैं, अलग अलग जगहों पर जो इनके पैसे काले कारोबार का पड़ा हुआ है, तो उसका जवाब अब अखिलेश यादव को देना होगा। जितने इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं घोटालों के, उसमें धीरे धीरे एक के बाद एक रिपोर्ट आएंगे, क्योंकि ऐसे तो कई घोटाले हैं जो विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगे हैं, उनके नेताओं पर लगे हैं और 5-5 साल से ऐसे सुस्त पड़े हुए थे। अचानक से ऐसा हुआ कि नेशनल हेराल्ड का मामला आया सोनिया और राहुल के खिलाफ, और वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसी तरीके से अब ये भी एक तैयारी की जा रही है कि अखिलेश यादव जो कि बेहतर, मतलब इतने ज्यादा करप्ट लीडर रहे हैं, बड़ा करप्शन का आरोप है, फिर भी ये ऐसे घूमते फिरते हुए योगी के बारे में ऐसे बोलते हैं, मोदी के बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे कि भ्रष्टाचार से इनका दूर दूर तक नाता ही ना हो, और सबसे ईमानदार नेताओं में केजरीवाल की तरह अपना नाम लिखवाएं, जो तथाकथित ईमानदार अपने आप को कहता है। तो इसी तरह से ये दो तरफ से, एक पॉलिटिकली अलग थलग अखिलेश यादव को किया जाएगा, दूसरे तरफ से उनके घोटालों की कुंडली खोली जाएगी, और दोनों जब एक साथ होगा तो उसके बाद अखिलेश यादव कंगाल होने वाले हैं राजनीति में भी, और जो इन्होंने काले कमाई से जो इकट्ठे किए हैं वो भी सारा छीन लिया जाएगा। मतलब अब अखिलेश यादव सड़क पर आने वाले हैं कुछ समय के अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इस बार के चुनाव में एनडीए को मात दे देगा, लेकिन अब नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश खुद चारों खाने चित होने वाले हैं। अपने पिता मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने और सहेजने में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार फेल होते दिख रहे हैं, और मिशन 80 तो दूर की बात है, यही हाल रहा तो अखिलेश यादव 0 पर फेल होने वाले हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।